जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एसएससी के स्पेशल जीके जीएस के इस क्लास में, जो कि ये 9वां पार्ट है इसका। इसके पहले भी 8 वीडियो बने हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिए। ये एक तरह का प्रैक्टिस सेट है जो कि लगातार चल रहा है। 1 या 2 दिन बीच करके आपको इस चैनल पर हमेशा 7 बजे शाम को वीडियो प्रीमियर होता है। अभी हाल ही में मैंने इसी को लाइव किया था, लेकिन वो जो लाइव था उसमें वॉइस जो था आवाज़ क्लियर नहीं आया था, तो इस कारण वो आधा 1 घंटा का मेहनत बर्बाद हुआ और मुझे फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जो जिसके लिए मुझे बहुत दुख है। दुख इस बात का भी है कि जब मैंने लाइव किया था उस समय कोई जुड़ा ही नहीं था। डबल दुख, इन दोनों दुखों को लेते हुए, दिल पे बोझ लेते हुए मैं फिर से एक बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा बकलोली नहीं करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा 1 अक्टूबर 2022 के लिए किसे मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ऑप्शन है हमारा ए विराट कोहली, बी सिकंदर रजा, सी डेविड मिलर और डी सूर्य कुमार यादव। यहाँ पे आप 2 लोगों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का ही फॉर्म माशाल्लाह अभी सुभान अल्लाह कुछ दिनों में, और विराट कोहली का भी फॉर्म उसी प्रकार है। लेकिन बात यहाँ पे अक्टूबर की जा रही है, तो अक्टूबर में विराट कोहली ने एशिया कप में एक शतक भी डाला था और लगातार जो था अक्टूबर में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और भी देशों के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसलिए विराट कोहली को अक्टूबर महीने के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए विराट कोहली। अब बात वर्ल्ड कप की आ ही गई है, तो वर्ल्ड कप और एशिया कप के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एशिया कप के बारे में जानेंगे कि एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक, तो एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ था, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बाकी मैं बताता हूँ। ठीक, और फाइनल किसके बीच में हुआ था, तो फाइनल जो हुआ था किसके बीच में, पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के बीच में हुआ था, जिसमें श्रीलंका जो था एशिया कप जीता। चलिए, ये पुराना न्यूज़ हुआ। अब नया न्यूज़ की तरफ देखते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल किन के बीच हुआ था, तो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। जीता कौन, इंग्लैंड ने इस मुकाबले को जीत लिया। उसके बाद इसका प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, तो दोनों एक ही थे। कौन, उसका नाम था सैम करन। ठीक, अगर बात की जाए टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन कौन बनाया, मोस्ट रन इन दिस टूर्नामेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने सबसे अधिक रन बनाए। ठीक, और फाइनल कहाँ हुआ था, फाइनल का वेन्यू क्या था, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मैच खेला गया था। तो इन सब चीज़ों का आप याद रखिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन हमारा ए नलिन मेहता, बी रस्किन बॉन्ड, सी कुमार निर्मलेंद्र और डी धर्मेंद्र राय। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक को लिखा है सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाप्रयाग किस महापुरुष की समाधि है। ऑप्शन हमारा ए मुरारजी देसाई, बी राजेंद्र प्रसाद, सी चौधरी चरण सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाग घाट। मुरारजी देसाई की समाधि स्थल की बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। ठीक, अगर बात की चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल की, तो इनके समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। तो इन तीनों का आप याद रख सकते हैं। ठीक, मुरारजी देसाई का अभय घाट, राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाग, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। राजेंद्र प्रसाद जो थे कहाँ के थे, तो बिहार के कहाँ के थे, तो वर्तमान के सिवान में पड़ेगा इनका घर, और उस समय तत्कालिक छपरा में पड़ेगा घर इनका। ठीक, और इनके नाम पर राजेंद्र कॉलेज भी है छपरा में। ठीक, जो कि आप छपरा के होंगे तो जानते होंगे। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाँ, ठीक है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन हमारा ए सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर बांध और हीराकुंड। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब 5वां प्रश्न क्या है, मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हमारा ए बैडमिंटन, बी शतरंज, सी स्क्वैश और डी टेनिस। सही आंसर हो जाएगा
बी शतरंज। मैग्नस कार्लसन का संबंध जो है शतरंज से है, तो हमें बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे अब हम। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3, यहाँ पे 3 की जगह 3 लिखा गया है, 3 होगा, 3 भी सही, थोड़ा सही से होता है, ठीक। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है, इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए एस चंद्रपॉल, बी अब्दुल कादिर, सी चार्लोट एडवर्ड्स और डी रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। एस चंद्रपॉल, अब्दुल कादिर, चार्लोट एडवर्ड्स, इन तीनों को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आंसर तो रोहित शर्मा है, लेकिन इसको याद नहीं करना है, याद इन तीनों को करना है, एस चंद्रपॉल, अब्दुल कादिर और चार्लोट एडवर्ड्स, ठीक। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अभी तुरंत हाल ही में 2022 में किसे राजीव गांधी तो खेल सॉरी खत्म हो गया है, क्या बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, दिया जाएगा, दिया नहीं गया, दिया जाएगा, ठीक। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। बहुत इजी प्रश्न है, हाल ही 2 दिन पहले का करंट अफेयर्स है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ऑप्शन है हमारा ए 10, बी 11, सी 8 और डी 1 भी नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी 1 भी नहीं, यानी कि डी। जब हमारा संविधान बनकर से तैयार कब हुआ था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, और संविधान के कुछ अंश लागू भी हो गए थे इसी दिन, लेकिन इसको पूर्ण रूप में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर जब बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों अपनाया गया? तो क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही जो है 1930 से ही कांग्रेस जो है स्वाधीनता दिवस मनाते आ रही थी। तो सोचा गया क्यों ना, आखिर हम पहले ही से स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, तो क्यों ना उसी पर हम इसको गणतंत्र दिवस घोषित कर दें। तो इसलिए इतना दिन रुका गया, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, ठीक। इसमें बता क्या रहा था, हाँ, तब मौलिक कर्तव्य, ठीक। तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? 1 भी नहीं, नील बटा सन्नाटा, 0। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है और 42वां संशोधन करती है, 42वां संशोधन। हालांकि संशोधन बहुत खतरनाक संशोधन था, इसमें कुछ तो अच्छा काम किया गया, कुछ इस संशोधन का भाग ऐसा जिसने संविधान की मां बहन कर दी, ठीक। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि 10 थे उस समय। कितने थे? 10 थे। लेकिन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 86वां संविधान संशोधन किया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जो कि शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से संबंधित था। और इसी संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 में ये जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार उनको शिक्षा सरकार देगी, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 भी नहीं। जब देश आज़ाद हुआ था तो मौलिक संविधान में 1 भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो टोटल 11 हैं। 10 कब जोड़े थे? तो 1976 में, और 1 कब जोड़ा था? तो 2002 में। इन सब ईयर को भी याद रखिएगा कि 10 कब जोड़ा गया था? तो 76 में, और 11वां कब जोड़ा गया था? 2002 में। किस संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। 8वां प्रश्न, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? भारत के इतिहास में मात्र एक बार ऐसा हुआ है जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, मात्र एक बार। और उसमें बहुत बवाल हुआ था, बहुत सारे केस हुए थे इस पर। गोलकनाथ बहुत फेमस केस था, गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो था वो सरकार के विपक्ष में दिया था, और कहा था, देखिए वो केस जो था मेन इसी गोलकनाथ जो केस था, किस पर था समझ लीजिए। गोलकनाथ केस था, इसी बात में था कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं। और इस बात में भी चर्चा थी कि क्या संविधान का जो मूल अधिकार है उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो वो सेकेंड था, लेकिन फर्स्ट था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा कि नहीं,
प्रस्तावना जो है संविधान का भाग ही नहीं है। लेकिन जब यह फैसला आया केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बेंच था, 13 जजों की बेंच थी, और इसमें 7-6 से फैसला आया। और इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। लेकिन अगर सरकार ये समझती है कि हमारे पास संविधान संशोधन 368 के तहत संविधान संशोधन करने का अधिकार है, तो हम संविधान में कुछ भी कर देंगे, तो ये गलत है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संसद संविधान में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन अगर संसद ये सोचती है कि वह संविधान का पुनर्लेखन कर देगी, तो यह गलत है। संविधान के कुछ मूल ढांचाएं होती हैं जिसमें परिवर्तन, जिसमें चेंजेस, जिसमें अमेंडमेंट, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, और ये मौलिक ढांचा क्या होगा हम समय समय पे बताएंगे। तो यही था केशवानंद भारती केस, ठीक, इसको याद रखिएगा। हालांकि ये केशवानंद भारती जो केस था एक भूमि विवाद था, लेकिन इसमें बताया गया कि संविधान में एक मूल ढांचा होगा। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संविधान का एक मौलिक ढांचा होगा, तो हमें आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। इस क्वेश्चन से आप उम्मीद है आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां प्रश्न, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे 2 जून 2012, 2 जून 2013, 2 जून 2014 और 2 जून 2015। सही आंसर हो जाएगा सी, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और भारत का 28वां राज्य बना था, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। सब बात की एक बात, बहुत आसान प्रश्न कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक बुलाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब पूछेंगे किस अनुच्छेद का प्रयोग करके, तो हमें आंसर हो जाएगा 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वह दोनों ही सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। अभी तक के इतिहास में ऐसा 3 बार हुआ है जब दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया गया है, ठीक। बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जो है उसकी अध्यक्षता करता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद 93 की तरफ। अनुच्छेद 93 क्या कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक जो है उपाध्यक्ष होगा। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 110 की बात करें तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। बहुत लोग इसको बजट भी कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। इसी को बजट कहते हैं, लेकिन बजट की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है। संविधान में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक। अनुच्छेद 123 की बात करें तो यह राष्ट्रपति का अध्यादेश है। राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत आता है, इसका बताइए, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 11वां प्रश्न, निम्न में से, यहाँ पे निम्न होगा, निम्न नहीं होगा, जल्दी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। निम्न में से कौन असुमेलित है? ऑप्शन है ए पोंगल तमिलनाडु, बी जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा, सी बिहू बिहार और डी लठमार होली उत्तर प्रदेश। बहुत ही इजी प्रश्न है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि बिहू जो है बिहार में नहीं मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बिहार का सबसे फेमस पर्व वो है छठ पूजा, जो हाल ही में अभी समापन हुआ है इसका, छठ पूजा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। बाकी जो है पोंगल तमिलनाडु बिल्कुल सही है, जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी बिल्कुल सही है, जो कि उड़ीसा के खास करके पुरी में इसको मनाया जाता है, ठीक। बिहू जो है असम में मनाया जाता है। लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो जहाँ के कहाँ थे, कौन थे? कृष्ण भगवान थे, यानी कि मथुरा के, ठीक। तो मथुरा में मनाया जाता है। यहाँ पे क्या करती हैं औरतें जो है पुरुषों को लाठी से मारती हैं, उसी को बोलते हैं लठमार होली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है हमारा ए 5, बी 10, सी 15 और डी 11। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि इसका सही आंसर है। लेकिन अगर अस्थायी सदस्य पूछे कि अस्थायी सदस्य कितने हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5। जब अस्थायी 5 तो अस्थायी कितने हो जाएंगे? कॉमन सेंस 10। अब पूछे कि क्या इन 5 अस्थायी सदस्यों में भारत इसका हिस्सा है तो कहेंगे नहीं, भारत इसका हिस्सा नहीं है। तो कौन कौन है तो चलिए देख लेते हैं। रसिया है पहला, रसिया के बाद कौन है तो चाइना है। यह चाइना याद रखिएगा, भारत के वजह से ही आज इसके पास वीटो पावर है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये चाइना है। ऑफर भारत को मिला था लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, चाइना को वीटो पावर दिया जाए, चाइना जो है इसका अस्थायी सदस्य बने। अब कुछ लोग इस बात के लिए नेहरू जी को गरियाते भी हैं, वो वही लोग गरियाते हैं जो कहीं कहीं से जो न्यूज चैनल पर डिबेट सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। याद रखिएगा, न्यूज चैनल का जो डिबेट से ज्ञान आप प्राप्त करते हैं बहुत घातक ज्ञान है। वो किताब पढ़िए और समझ विकसित कीजिए, क्योंकि नेहरू जी के पास सिचुएशन ऐसा था, देश में उसमें भूखमरी थी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों ने इस हालत में भारत को छोड़ा था ना कि भारत के पास खाने के लिए नहीं था। और आप अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अगर अस्थायी सदस्य बनते तो आपको हर साल हर एक भारी भरकम रकम मतलब देना पड़ता उसको, जो कि भारत के पास था नहीं। भारत उस समय गरीबी मतलब भूखमरी जैसे झेल रहा था। तो इसलिए नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। चाइना से उस समय दोस्ती थी इनका। हाँ, ये बात है कि चाइना पर इन्होंने विश्वास किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। चाइना ला बहुत धूर्त होता है, सब है सभी आदमी, तो ये थोड़ा बहुत था। लेकिन इनका अगर आप ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का इरादा गलत था, तो फिर ये झूठो खानी आप ये जो आजकल का न्यूज देख कर झूठो खानी व्हाट्सएप पर जो वायरल हो रहा है उन सब चीज़ों को देख कर मत जानिए। इरादा इनका कोई गलत नहीं था, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। जब देश आज़ाद हम लोगों को मिला था ना, हम लोगों के पास खाने पीने को नहीं था, आदमी के पास तन ढंगने का पानी था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले कृषि पर जोर दिया और कृषि को इतना उन्नत बनाया कि आज हम मतलब पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं अनाज का। ठीक, तो चलिए अब बहरहाल उसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। रसिया, चाइना, उसके बाद कौन है तो अमेरिका तो होगा ही, क्योंकि मतलब अमेरिका नारे से हो सकता है। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया और एक फ्रांस हो गया। ये पांचों जो है ये यूनाइटेड नेशन क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ये अस्थायी सदस्य, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, तो उसके पांचों सदस्य हैं और इन पांचों के पास जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब नहीं पता है तो बता दूं कि अगर इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी विधेयक जाता है, अगर इन 5 देश एक बगल होंगे, एक बगल 10 देश होंगे। मान लीजिए कोई विधेयक, जैसे मान लीजिए अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, अगर उसमें प्रस्ताव दिया जाए कि सारे देश मिलकर रूस पर हमला कर दें, तो भाई 10 देश कह देंगे कि हाँ ठीक है हम राजी हैं। भाई 5 देश में से 4 गो देश, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, चारों कह दे कि हाँ उस पर हमला कर दिया जाए। लेकिन रूस से इसका सदस्य कह देगा वीटो, वीटो थामो वीटो को, तो ये सारा फैसला रद्द। 14 लोग इसके पक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा, यह प्रस्ताव पास नहीं होगा क्योंकि इसके पास वीटो पावर है, वीटो लगा देगा। तो याद रखिएगा इस बात को, वीटो पावर का अर्थ क्या होता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया, कुछ नेहरू जी के बारे में बताया, तो उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। 13वां प्रश्न, असुमेलित को पहचानिए। यह भी एक असुमेलन है, यानी कि गलत मिलान किया गया, इसको पहचानिए। एक तरफ स्टेडियम है और दूसरा तरफ वो शहर दिया गया है जहाँ पे स्थित है। यह सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कंधारी स्टेडियम राजकोट, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिन्नास्वामी स्टेडियम दिल्ली, ईडन गार्डन कोलकाता। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है ये दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये जो है बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। और इस साल का आईपीएल में जो हो आरसीबी का होम ग्राउंड होगा, यहाँ पे रन बरसता है, जो बहुत छोटा ग्राउंड है और यहाँ पे बहुत ही रन लगता है। ठीक, बेचारा बंगलौर कितना भी रन बनाता है या हार जाता है यहाँ पे। ठीक, और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है, तो पहले के स्टेडियम हुआ करता था जिसका नाम था फिरोज शाह कोटला।
अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल के रखा गया बहुत ही महान खिलाड़ी जो कि भारत को कम से कम 2-4 वर्ल्ड कप तो जरूर जिताए होंगे। उनका नाम है, का नाम था बोल पाया गया, अरे अरुण जेटली। अरुण जेटली, अरुण जेटली इसका नाम कर दिया गया है। और इस स्टेडियम के एक इंड बॉलिंग इंड का नाम विराट कोहली इंड भी रखा गया है, विराट कोहली। दूसरा इंड का नाम हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन शायद रजत शर्मा के नाम पे है। अगर आप कंफर्म हो तो जरूर कमेंट में बताइए। एक का तो मैं कंफर्म हूँ, विराट कोहली है एक इंड, दूसरे इंड का नाम हमको बहुत ज़्यादा कंफर्म है। हालांकि इतना पूछेगा नहीं, मतलब जानकारी था तो बता दिया आपको, चूँकि क्रिकेट से थोड़ा मेरा लगाव ज़्यादा है तो जानता हूँ, तो इसलिए बता दिया। तो इन सब चीज़ों का आप याद रखेगा। कन्हारी स्टेडियम राजकोट में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चिन्ना स्वामी जो बेंगलुरु में है, फिरोज अरुण जेटली दिल्ली में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोयला का अयस्क नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए हेमाटाइट, बी एंथ्रासाइट, सी बिटुमिनस और डी लिग्नाइट। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है कोयला का अयस्क नहीं है, ये किसका अयस्क है? तो ये लोहा का यानी कि आयरन का अयस्क है। ठीक, और एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट तीनों जो है कोयला का अयस्क है। एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम, ये मतलब सबसे अच्छा कोयला का अयस्क है, लेकिन यह भारत में नहीं पाया जाता है, भारत में बहुत कम पाया जाता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15वां प्रश्न, रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन हमारा ए 5%, 3%, 30% और 55%। सही आंसर हो जाएगा ए 5%। यानी कि रबर का जब वल्कनीकरण किया जाता है तो उसमें सबसे पहले याद रखें कि रबर के वल्कनीकरण में क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर। कितना मिलाया जाता है? तो 5%। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन हमारा ए ब्रिटेन और चीन, बी ब्रिटेन और भारत, सी भारत और चीन और डी ब्रिटेन और जापान। सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन और चीन के बीच में 2 बार अफीम युद्ध लड़ा गया था और दोनों में ही अंग्रेजों ने चीन वालों को लतिया दिया था। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा था। जीता कौन था? तो ब्रिटेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारा ए चूना पत्थर, बी सिलिका, सी एल्यूमिना और डी उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। इन तीनों को ही सीमेंट उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। शायद मैं बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। कहाँ? ऑप्शन हमारा ए उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में नहीं काम कर सकते हैं, बी भारत के किसी भी न्यायालय में, सी उच्चतम न्यायालय में, या उस न्यायालय से जहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी कि अगर कोई सुप्रीम हाई कोर्ट का जज है, अगर वह रिटायर होता है तो कहाँ पे वह वकालत नहीं कर सकता? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता जहाँ से वह रिटायर हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? उसका आप नाम कमेंट बॉक्स में बताइए और किस नंबर के हैं ये भी बताइए। ठीक, दोनों ही बताइए कौन है और किस नंबर के हैं। नेक्स्ट, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद हुआ? हमारा ऑप्शन है ए 1688, बी 1869, सी 1789 और डी 1857। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी 1789 में फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा बुलंद हुआ, या फिर कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति हो। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में 50वें नंबर के क्या बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 20वां प्रश्न, विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल, ठीक, रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित ए फॉरगोटेन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है? यह एक पुस्तक है, ए फॉरगोटेन एम्पायर। यह किस साम्राज्य का इसमें मतलब वर्णन किया गया है? ऑप्शन है हमारा ए मौर्य साम्राज्य, बी कुषाण साम्राज्य, सी विजयनगर साम्राज्य और डी मुगल साम्राज्य। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, विजयनगर साम्राज्य की इसमें चर्चा है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था? तो 1326 या 36, हम दोनों में थोड़ा हमको डाउट है, आप थोड़ा इसको कंफर्म कर दीजिए। 1326 था या 36 था? जहाँ तक हमको लगता है 36 ही होगा, 1336 होना चाहिए। 100% हम श्योर नहीं है, तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। ठीक, और इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। और इनके दरबार में
अष्टदिग्गज रहा करते थे, अष्टदिग्गज। ठीक, इनके दरबार में कौन रहा करते थे? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कौन थे? तो वो 8 तमिल जो थे, तमिल भाषा के कवि थे। तमिल भाषा के क्या थे? कवि थे। उनमें ही एक थे जिनका नाम था क्या था? तेनाली रामन। तेनाली रामन या रामन कहिए, जो भी कहिए। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? ऑप्शन है हमारा ए क्रोएशिया, बी बुल्गारिया, सी चेक गणराज्य और डी डेनमार्क। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए क्रोएशिया जो है, इसने हाल ही में यूरो को मतलब अपनाने वाला 20वां देश यह बना है। ठीक, यूरो क्या है? एक मुद्रा है जो कि अधिकांश जो यूरोपियन कंट्री है, अधिकांश का यूरोपियन यूनियन का जो है ये मुद्रा ही यही है, यूरो। ठीक, और अधिकांश जितने भी उधर के कंट्री है पश्चिम साइड के, उन सबका ये मुद्रा है। ठीक, जब आपको पता ना हो एग्जाम में तो देख लीजिएगा कि कौन ज़्यादा मतलब अगर लहाने का होगा आपको तो लाइएगा उसी देश पर जो पश्चिम यानी कि यूरोप में हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? ऑप्शन हमारा ए वांग जी ई, बी पीवी सिंधु, सी साइना नेहवाल और डी सानिया मिर्जा। सही आंसर हो जाएगा सी साइना नेहवाल सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीती है। और इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। इस बात को याद रखिएगा, बैडमिंटन पर मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ओपन जो होता है अधिकतर टेनिस में होता है। क्योंकि विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब कहाँ होता है? ये सब टेनिस से संबंधित है। लेकिन सिंगापुर ओपन टेनिस से संबंधित नहीं है, बैडमिंटन से संबंधित है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां प्रश्न कह क्या रहा है? जुलाई 2022 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है हमारा ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी हरियाणा और डी राजस्थान। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। कर्नाटक ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। 24वां प्रश्न। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है हमारा ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी चीन और डी जापान। सही आंसर हो जाएगा ए भारत। भारत जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। जुलाई 2022 में घोषित होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन हमारा ए सूर्या और यश, बी अजय देवगन और यश, सी अजय देवगन और सूर्या, डी अल्लू अर्जुन और प्रभास। सही आंसर हो जाएगा अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है नेशनल फिल्म मतलब नेशनल क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा अजय देवगन और सूर्या। ठीक, तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा आपका सेशन। इस सेशन को रिकॉर्ड करते करते मेरा मुंह दुखा गया, क्योंकि लगातार 2 बार मैंने इसको रिकॉर्ड किया। एक बार तो लाइव किया जिसमें कोनो जुड़ा नहीं, इस बार मैं इसको रिकॉर्ड करके इसको प्रीमियर कर रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग जुड़े, बहुत बहुत जो भी आप जुड़े। हालांकि और एक बार मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा पवन को, पवन कुमार, उसका नाम लिख देता हूँ भाई, नाम लिखना बनता है पवन। ठीक, पवन कुमार भारती पूरा नाम, लेकिन उसका आईडी क्या है, जिस आईडी से वो क्लास करता है CGL एस्पिरेंट। CGL एस्पिरेंट, मुझे उम्मीद है बिल्कुल CGL एस्पिरेंट नाम लिखा, CGL एस्पिरेंट बनेगा। तो तुम मतलब मेरा भाई है, आप मेरा चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को रोज़ देखते हैं, आप फॉलो करते हैं। बहुत बहुत आपका पर्सनली मैं धन्यवाद करता हूँ। रोहित भी हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, हालांकि आजकल नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि क्लास उनका आता है, मैं समझ सकता हूँ। और भी लोग जो जुड़ते हैं, हालांकि डेली में तो यही 2 लोग हैं जो जुड़ते हैं, तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बाकी जो लोग भी आप जुड़िएगा मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा। ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता सकता, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन जुड़ता है कौन नहीं जुड़ता है। तो आप जुड़िए, और जो प्रश्न मैं कराता हूँ कि आप कमेंट दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जो इस क्लास में जुड़े।